कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। नमस्कार, फिल्मी कीड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्मी कीड़ा वो मंच जहां हम आपको मिलवाते हैं फिल्मी दुनिया के उन कलाकारों से जो अपनी कला, कल्पना, संवेदनाओं और मेहनत से संगीत की दुनिया को रोशन कर देते हैं और फिल्मी दुनिया को एक नई आवाज देते हैं। और आज हमारे साथ फिल्मी कीड़ा पर हैं एक विशेष मेहमान जिनके सफर को अगर परिभाषित किया जाए तो उसका शीर्षक हो सकता है बोर्ड रूम से बॉलीवुड तक का सफर। लेकिन इस सफर में उन्होंने हम जैसे संगीत के दीवानों को दिए हैं कई यादगार गीत। बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिल्मी कीड़ा में शमीर टंडन जी का। शमीर जी, बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी कीड़ा। थैंक यू सत्या, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा, कॉर्पोरेट से लेकर बॉलीवुड तक का ये जो सफर रहा है, इसमें आपने कई सारे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। चाहे हम लता जी की बात करें, आशा जी की बात करें, भूपेंद्र जी की बात करें, जगजीत सिंह जी की बात करें, आई थिंक ऑल द बिग नेम्स आर एसोसिएटेड विद यू इन दिस जर्नी, है ना जी। लेकिन इस जर्नी की जो ये शुरुआत हुई या फिर जो ये मोड़ बदल लिया आपकी जर्नी ने कॉर्पोरेट से बॉलीवुड तक, वो कैसे हो गया? वॉज इट अ मोमेंट या कुछ सोचा हुआ था आपने? देखिए, हम सब आते हैं मध्यवर्गीय घरों से। हमारे इस देश में वी आर अ वेरी हाई ऑन मिडिल क्लास इन दिस कंट्री, राइट? सो जब अर्ली 90s में जब मैं अपना एकेडमिक कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी ओपन नहीं थी और कुछ लोग ही उसको कंट्रोल किया करते थे और हमें सुनने में आता था बाहर से कि अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, तो हम लोग डरते थे, तो हमें पता भी नहीं था कि एक प्रोफेशन बन सकता है। जैसे आज एंटरटेनमेंट हैज़ बिकम अ प्रोफेशन, अ लेजिट प्रोफेशन। बचपन से ऐसा ड्रीम था कि हम गाने बनाएंगे और मैं गाने बनाता था बचपन से, तो मैं कंपोज़र बनूंगा, म्यूज़िक डायरेक्टर बनूंगा। लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो मैंने एक्चुअली अपना ग्रेजुएशन के बाद MBA किया मार्केटिंग में, मैंने ICWA किया, कॉस्ट अकाउंटेंसी, और ये सब करके जैसे कॉर्पोरेट लैडर सब क्लाइंब करते हैं, मैंने फाइनेंस कंपनीज ज्वाइन की एंड आई ग्रू। उसके बाद एक एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन की एंड फ्रॉम अ मार्केटिंग मैनेजर आई बिकेम अ मैनेजिंग डायरेक्टर। और जब ऐसा होता गया तो एक बार इत्तेफाक से मैं एक कॉफ़ी शॉप में बॉम्बे में एक इंसान को मिला और किसी ने मुझे मिलाया, हम लोग ऐसी बात करते रहे और उसने कहा, यार मैं पिक्चर बना रहा हूँ, और मैंने कहा मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। और ऐसे ही वी गॉट टॉकिंग और मैंने कहा कि मैं गाने करता हूँ आपके लिए, मुझे तो पैसे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आई हैड अ वेरी बिग फैट जॉब विद अ बिग फैट सैलरी। तो उन्होंने कहा कि चलो यार कुछ सुनाओ अगर है, तो मैंने कहा चलो शाम को मिलते हैं। तो वो इंसान थे मधुर भंडारकर। तो उनको वो एक फिल्म बना रहे थे छोटी सी, उनके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। तो फिर मैंने पेज 3 का म्यूज़िक किया, ऐसे मजाक मजाक में हो गया। उसके चक्कर में मैं लता जी से मिला, आशा जी से मिला। जगजीत सिंह साहब को मैं बचपन से जानता था क्योंकि उनके बेटे और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। सो इन सब ने जब मेरे कुछ गाने सुने तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो ये करना चाहिए सीरियसली। तो मैंने भी सोचा एक ही ज़िंदगी है, उस समय लोग इकिगाई वगैरह के बारे में नहीं बात करते थे, बट ये कहीं से अंदर आवाज़ थी कि ज़िंदगी तो एक है, तो वाई नॉट गो ऑल आउट, एंड मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट बिकम्स योर प्लान बी। क्योंकि अगर आपका ये नहीं चला तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड टेक अप अ जॉब। हो सकता है आप उस ओहदे पे वापस न जा पाएँ जहाँ से आप छोड़ के आए थे, लेकिन कहीं तो एक आध लेवल लो भी हुए तो भी एटलीस्ट यू विल नॉट डाई ऑफ हंगर। एंड माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, माई वाइफ एंड एवरीबडी, दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव कि आप करो। क्योंकि एक और चीज़ मैं सबसे कहता हूँ कि जब आप अपनी ज़िंदगी में लायबिलिटी ओढ़ लेते हैं, जैसे कि EMI, आपने बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया, तब आपकी प्रोपेंसिटी रिस्क लेने की बहुत तो मुझे तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। आई एम अ टीटोटलर, आई एम वेजिटेरियन, तो हमारे बहुत नीड्स कम हैं। सो ये सब चीज़ें देखते हुए आई टुक द प्लंज एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई टुक द प्लंज। सो बेसिकली आपके प्लान बी से प्लान ए तक का सफर था, है ना? मैनेजिंग डायरेक्टर से म्यूजिक डायरेक्टर का जो सफर रहा। सत्या, ये बात मैंने कभी सोची नहीं, हाँ, पर नाउ दैट यू आर सेइंग, बिल्कुल सही बात है। तो मधुर भंडारकर जी से मिले और पेज 3 वाज योर फर्स्ट फिल्म, है जी। और क्या यादगार गाने हैं, कितने हसीन। जी।
कितना खूबसूरत गाना है। लता जी की बायोग्राफी में भी इसका जिक्र है, आपकी फोटो भी है ना? तो जी। कैसा लगता है जब एक लेजेंड की बायोग्राफी में आप उसके एक पन्ने पर हैं और एक पन्ना आपको समर्पित? देखिए, मैं अपने आप को अत्यधिक ब्लेस्ड मानता हूँ कि माँ सरस्वती यानी कि लता मंगेशकर जी ने पहली बात तो मेरा गाना गाया। पता नहीं क्यों गाया, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइमर था, मेरा कोई बैकड्रॉप भी नहीं था कि हम लोग किसी फिल्म इंडस्ट्री के बैकड्रॉप से आए हुए हैं। और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि यश भैया यानी कि यश चोपड़ा साहब की फिल्मों के अलावा वो अब नहीं गाएंगी। शी वॉज 75 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, पर फिर भी मैंने एक चांस लिया। उनके घर पे मैं अपना गाना भेजा, तो और अचानक एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे आपका गाना पसंद आया, और मेरे भाई बाड़ा जो उनके भाई हैं हृदयनाथ जी, जिनको बहुत प्यार करती हैं और उनसे एडवाइस लेती थी, तो बोले मेरे भाई ने भी कहा ये गाना अच्छा है, तुम गाओ, तो मैं आपका गाना गाऊंगी। तो ये गूज़बम्प मोमेंट था मेरे लिए। फॉर मी इट वाज मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे कि लता जी मुझे कॉल कर रही हैं। तो ये उनका बड़प्पन, उनकी बुजुर्गियत थी कि उन्होंने मेरे लिए गाना किया। पैसे भी नहीं लिए शुरू में उन्होंने मुझसे, क्योंकि कहा कि मैं जानती हूँ कि नए संगीतकार के पास क्या होगा, तो मैं आपके गाने से मुझे प्यार हो गया, आप इतने अच्छे क्या हो। बात है। तो फिर उन्होंने मेरे लिए गाना गाया, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हम लोग बहुत करीब हो गए उनसे। रिकॉर्डिंग में भी ऐसे वाक़या हुए कि मुझे लगने लगा कि मैं लेजेंड हूँ और वो न्यू कमर हैं। तो उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल बना दिया, और उन्होंने कहा, मुझे अभी भी याद है कि टंडन जी आप मुझे डांटिए अगर मैं आपका गाना सही नहीं गाऊँ। तो इतना, और वो घर से खाना लाई बनाकर, तो फिर हम बड़े एक अच्छा सा रिलेशनशिप बन गया। फिर मैंने और भी एक आध फिल्में में उन्हें गवाया जो मेरे पास थी। फिर उन्होंने मुझे एक बार एक अपनी किताब के विमोचन के लिए बुलाया, जहाँ जावेद अख्तर साहब, यश चोपड़ा जी थे, और मैंने देखी बढ़िया सी किताब, और मुझे गिफ्ट भी करी। मैंने घर जाके, जैसे हम अपनी किताब शेल्फ में रखते हैं, अच्छी सी रख दी। कुछ महीनों बाद छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैंने किताब खोली, एंड दैट वाज द टाइम मैंने अपनी फ़ोटोज़ पे देखी। सीरियसली आपको तब तक नहीं पता नहीं, था कि मैं ऐसा है? एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजी था, हाँ। और जब थोड़ा समय मिलता था तो कुछ फिल्में मुझे मिल गई थी, उसका म्यूज़िक करता था। हाँ। तो पैरेलल दो दुनिया चल रही थी मेरी। हाँ। क्योंकि जब मैंने जॉब तुरंत नहीं छोड़ा, करीब 5-6 फिल्में हो चुकी थी, उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ा। आई ऑल्सो हैड अ वेरी सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम माई फैमिली एंड फ्रॉम माई एम्प्लॉयर्स ऑल्सो, हु सेड कि आप अपना शौक पूरा करिए, क्योंकि हम तो वी आर वर्किंग 5 days a week, आप वीकेंड्स पे बनाइएगा ना, इसमें वो आपको हेल्दी रखेगा, मेंटली आप खुश रहोगे, हमारे काम में भी अच्छाई होगी। सो मैंने अचानक से पन्ने पलटते हुए देखा कि मेरी फ़ोटो है, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे जहाँ तक कि डेटा पता है कि लता जी ने करीब 950 या 1000 कंपोजर्स के लिए गाया है इन हर स्पैन ऑफ 7.5 decades जो उन्होंने गाया। और उन्होंने केवल 10 म्यूज़िक डायरेक्टर्स की फ़ोटो अपने बुक में रखी। गुलाम हैदर साहब, नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मण प्यारेलाल, ए आर रहमान, और अचानक से मेरी फ़ोटो आ गई। मुझे नहीं लगता आई कैन आस्क फॉर एनी बिगर अवार्ड देन दिस अवार्ड, वेयर शी herself has put my photograph in her book, saying that I'm one of her favorite composers and one of the last composers who she's worked with. वाह, सो वंडरफुल। कभी उन्होंने बताया कि वो कौन सी शायद बात थी जो कि उनके दिल को इतना छू गई उस गीत में? ऐसा एक्चुअली मुझे लगता है कि उम्र के साथ सब आर्टिस्ट हों या कोई भी नॉन आर्टिस्ट भी हो, हम सब मैच्योर होते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि लता जी उस वक्त 75 ईयर्स की थी और पूरा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा देख चुकी थी। तो ये जो ट्यून उन्हें फ्रेश लगी, हाँ। इसके लिरिक्स वो बहुत रिलेटेबल उन्हें लगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी उन्हें शायद ऐसा वो कहती थी कि हुआ कि दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। तो उन्हें बहुत रिलेटेबल लगा। तो क्योंकि एक समय आने के बाद एक आर्टिस्ट फिर वो चीज़ करना चाहता है जो
कि जो मन उसके की मन होती का है। हो। हाँ, वो ज़रूरी नहीं है कि वो करना चाहता है जो उसे कमर्शियली करना पड़ रहा है। सो शी वॉज एट दैट स्टेज एंड हेंस शी अग्रीड टू ब्लेस माई सॉन्ग विथ हर इम्पेकेबल वॉइस। 2 लाइनें आपसे सुन ले। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। जगजीत सिंह जी के साथ भी आपका बड़ा ही एक आत्मीय संबंध रहा। जी। आपने कहा कि उनके जो बेटे थे वो आपके साथ पढ़ा करते थे, तो क्या उन्हें भी कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल शुरुआती दिनों से ही आपके इस टैलेंट का अंदाज़ा था, शायद इसीलिए उन्होंने आपको ग्रूम किया, आप उन्हें गुरु भी मानते हैं अपना? जगजीत जी के साथ मेरा बड़ा ही एक अनूठा संबंध रहा, क्योंकि बचपन में विवेक जो उनके बेटे थे और मैं एक ही स्कूल में थे, एक ही अच्छा, स्कूल के ज़माने जी से जी साथ बिल्कुल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे याद है कि बिकॉज ही वॉज अ सेल्फ एम्प्लॉयड फादर, अनलाइक ऑल अदर पेरेंट्स जो जॉब्स में होते थे, ही वॉज अ सिंगर। तो सिंगर्स बहुत दिनों दिनों तक फ्री भी होते हैं, तो लंच लेकर भी डब्बा लेके विवेक के लिए आते थे और मैं उन्हें देखता था ऑ स्ट्रक, क्योंकि मैं बचपन से मुझे म्यूज़िक तो करना ही था। मुझे म्यूज़िक का तब से शौक है जब हम लोग मैं कदा को मैं खड़ा कहते थे, है ना, या उस तरीके की चीज़ें, यू नो, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता था बेवफा का मतलब क्या है वगैरह, लेकिन हमें बस साउंड ऑफ द वॉइस एंड द कॉम्पोजिशन में ही मज़ा आता था। सो ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, उनकी सारी गज़लें हम सुनते थे। सो मैं अंकल को हमेशा देखता था एज अ चाइल्ड और पैर छूता था, और फिर अनफॉर्चुनेटली विवेक पास्ट अवे, तभी आना जाना रहा। फिर कुछ सालों तक जब मैं कॉर्पोरेट दुनिया में चला गया तो मेरा कांटेक्ट थोड़ा कम हो गया, पर जब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बना तो पैर छूने गया उनके पास, और उन्होंने खुद का एक स्टूडियो भी बनाया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गाने यहाँ रिकॉर्ड करो मेरे निगरानी में, मैं भी देखूँ तुम कर क्या रहे हो। वेरी स्वीट। बहुत डांटते थे एंड मुझे, जैसे आप यहाँ इंटरव्यू ले रही हैं, उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने लिया जस्ट 3 to 4 days बिफोर ही पास्ड अवे, क्योंकि मैं एक सीरीज़ कर रहा था जिसमें मैं सब आर्टिस्ट्स के साथ बात कर रहा था। तो उसमें भी एक कहानी है कि उनकी जो शूट मैं कर रहा था बहुत दिनों बाद होने वाली थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम आज ही कर लो, पता नहीं फिर मिलूँ ना मिलूँ। तो मैं समझा ही नहीं। अब आप तो जानती हैं कि इंटरव्यू किसी का लेना, कैमरा अरेंज करना है, माइक्स अरेंज करने हैं, बैकड्रॉप, स्टूडियो, तो हमने 2-3 घंटे में हर चीज़ फट तैयार की और मैंने किया। और मैं एक वेजिटेरियन हूँ और बहुत ही मतलब OCD है मुझे, लेकिन उस दिन उन्होंने दाल और रोटी और अचार ऐसे करके अपने हाथ से मुझे चटाया, अपने चाटा, फिर मुझे चटाया, बोले आशीर्वाद ले लो। और मुझे आई वॉज एंजॉइंग दैट मोमेंट। अदरवाइज मुझे ऐसे लगता है अरे किसी का झूठा ये वो, पर मैं आई वॉज एंजॉइंग दैट मोमेंट। वो मुझे एक सब्जी अपने चम्मच से खिला रहे हैं, वो कह रहे हैं आशीर्वाद ले ले, पता नहीं फिर कब मिले। और फिर मैंने उनसे बातें की और 45 मिनट का इंटरव्यू 2-2.5 घंटे चलता गया, क्योंकि हम तो गप मारते रहे, बिकॉज हमारा एक घरेलू रिश्ता भी था। तो इट वाज नॉट कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेके गया था। वो भी बड़े मुझे तारीफ कर रहे थे, अरे तुम बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेते हो, तुम तो अंग्रेजी स्कूल से, बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी। सो बस वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ, उसके बाद वो रिक्शा लेने लगे। तो मैंने कहा
Jagjit Singh, the god of ghazals, and at some point he was the highest taxpayer from the entertainment world because he was a very proper man, you know. तो बोले नहीं आज मैं गाड़ी लाया नहीं, तो मैंने कहा नहीं मेरी गाड़ी जाएगी आपको छोड़ने, तो मेरा ड्राइवर गया उनको छोड़ने, और बस शाम को जब मैं घर गया तो टीवी पे मैंने स्क्रॉल देखा जगजीत सिंह इज़ इन हॉस्पिटल, तो आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन। उसके पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया था। एक मैं छोटी सी फिल्म कर रहा था कॉल्ड उमर, विच हैड 3 ओल्ड मैन। इट वाज अ स्टोरी ऑफ 3 ओल्ड मैन, प्रेम चोपड़ा साहब, सतीश कौशिक एंड कादर खान। तो इट वाज अ स्टोरी अबाउट कैसे जो हमारे इंडियंस यूके यूएस जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को कभी कभी इसलिए नहीं बुलाते कि वो प्यार करते हैं, वो घर का काम करने के लिए बुला लेते हैं क्योंकि वहाँ हाउस हेल्प इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो उस थीम पर थी। तो एक हार्ट टचिंग गज़ल डायरेक्टर चाहते थे की जाए, तो वो मैंने की एंड नेचुरली मैंने जगजीत जी से वो गज़ल अपनी गवाई। मैं आपको सुनाता हूँ उसका मतलब। खुमारी चढ़ के उतर गई, खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। कभी सोते सोते कभी जागते, ख्वाबों के पीछे यूं ही भागते, अपनी तो सारी उम्र गई, अपनी तो सारी उम्र गई, खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई, कभी सोते सोते कभी जागते, ख्वाबों के पीछे यूं ही भागते, अपनी तो सारी उम्र गई। तो ये जगजीत जी ने 9 मिनट की गज़ल मेरे लिए गाई थी। सो लाइक आई सेड, ऊपर वाले का हाथ है कि लता जी, जगजीत जी, आशा जी सब ने गाया मेरे लिए। मन्ना डे साहब, भूपेंद्र जी, भूपी जी, ऑफ कोर्स माय फेवरेट लव भूपी जी with his fantastic tonality of the voice. एक मज़ेदार बात कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। आई विल नेवर से कि ये ड्रीम कम ट्रू था, बिकॉज दीज आर ड्रीम्स आई नेवर ड्रीम्ड। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि जब तक हम बड़े होके म्यूज़िक डायरेक्टर बनेंगे तो हम नेक्स्ट बैच ऑफ सिंगर्स से गाने गवाएंगे। अलका जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, सानू दादा, उदित जी, अभिजीत दादा, सोनू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लता जी, जगजीत सिंह, इनको तो हमारे पेरेंट्स नहीं ग्रैंड पेरेंट्स सुनते थे, तो ये हमारे लिए गाएंगे। इट्स बियॉन्ड, इट वाज नेवर अ ड्रीम, सो इट वाज अ नो ड्रीम दैट केम ट्रू, इफ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पर आपने तो अपने करियर में कुछ ऐसा भी कर दिखाया कि जहां पर आपने सचिन तेंदुलकर से भी गाना गवा दिया। एक तरफ आपने लेजेंड्स के साथ तो काम किया ही, तो ये कौन सा ड्रीम था या ये कौन सा विजन था कि मुझे इन सभी क्रिकेटर्स को एक साथ लाके इनसे थोड़ा थोड़ा गवाना है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है मैं गलत हूँ, और हो सकता है कि जो संगीत के प्योरिस्ट्स हैं मेरी बात से सहमत ना हो, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगता है एनीबडी कैन सिंग एंड एवरीबडी शुड सिंग, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिंगिंग सिर्फ कुछ लोगों की एक बपौती है कि वो ही कर सकते हैं। सिंगिंग इज थेराप्यूटिक, इट इज, सिंगिंग इज म्यूजिक इज मेडिसिन, सो वी शुड नॉट bereft एनीबडी फ्रॉम सिंगिंग। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप मत गाओ भैया, आपके सुर नहीं लग रहे, गाओ। हाँ, ये बात है कि आप अच्छा गाते हैं और आप अच्छा नहीं गाते, पर गाना सबका है। जैसे आप खाना खाते हैं ना, कई जगह स्वाद बनता है, कई जगह नहीं, पर खाना आप खाते हैं पेट भरने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो कलाएं भी जो हैं वो एक आवश्यक चीज़ें हैं हमारी जीवनी में। जब लोग आजकल बहुत मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो अगर वो कला से बिरेफ्ट हैं तो मेंटल हेल्थ
प्रॉब्लम होगा। अगर कला आपके साथ चलेगी तो वो आपका मेंटल हेल्थ को संभाल लेगी। आई वॉज ब्लेस्ड कि 2005-06 में आशा जी के साथ मेरा बहुत घरेलू संबंध हो गया था, क्योंकि पेज 3 में मैंने उनसे भी गवाया था। तो ताई ने मुझसे कहा कि चलो कुछ अलग करते हैं, क्योंकि अगर आप आशा भोसले जी का करियर ग्राफ देखें तो उन्होंने हमेशा ऑफ द सेंटर चीज़ें की हैं। उन्होंने पायनियरिंग चीज़ें की हैं जो लता जी और उनके पहले के जो बड़े बड़े सिंगर्स थे, नूरजहां, उन्होंने नहीं किया, वो आशा जी ने किया। तो आशा जी को अगर आप बोलो ना कि सीधी सीधी ऐसा कुछ करते हैं तो उनको बोर होता है। शी वांट्स टू डू समथिंग डायनामिक, यू नो। सो शी सेड लेट you do an album with me, with people who are in other professions but who can sing. तो मैंने संजय दत्त साहब के साथ उनका एक डुएट किया। The album was called Asha and Friends. Yes. So Very संजय popular album. जी, आशा ताई का मैंने संजय दत्त साहब के साथ किया। हाँ. फिर उसके बाद उन दिनों 2005-06 में वर्ल्ड के सबसे फास्ट पेस बॉलर हुआ करते थे ब्रेट ली। तो ब्रेट ली के साथ मैंने किया। तो सचिन के साथ ऐसा हुआ कि सचिन अपना एक ऐप लॉन्च कर रहे थे, खुद का कुछ क्रिकेट ऐप है। तो मेरे से बात हो रही थी कुछ विषय में, तो मैंने कहा जैसे फिल्मों में गाने बनते हैं प्रमोशनल, एक गाना बनाते हैं आपके ऐप के एडवर्टाइजिंग के लिए, और वो आप गाइए। हाँ। तो उनकी धर्मपत्नी भी बैठी थी अंजलि, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा गाते हैं, मैं जानती हूँ। तो मैंने पर ये शर्माते हैं, तो मैंने उनकी शर्म थोड़ी सी खोली, प्रयास किया। यू नो ही इज़ अ शाय पर्सन, सचिन डजंट स्पीक मच, वेरी डिग्निफाइड। तो बट अगेन समहाउ आई गॉट लकी कि मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आप गाओ, मैं आपके लिए सिंपल गाना बनाता हूँ। और मैंने उनसे और भी एक बात कही, मैंने कहा आपके इस गाने के लिए मैं आपको इतना सिंपल कर देता हूँ कि आपके साथ एक और सिंगर खड़ा कर देता हूँ, सोनू निगम। तो मैंने सोनू को साथ में खड़ा कर दिया एंड वो गाना हो गया। सो बट सचिन हैज संग वेरी वेल ऑन दैट सॉन्ग। Straight drive, cover drive, off drive, on drive. Straight drive, cover drive, off drive, on drive. Straight drive, cover drive, off drive, on drive. Para chakka. लोग कहते हैं कि आपने बहुत ट्यूनिंग की होगी, वो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए ऊपर वाला जब इंसान को बनाता है ना तो बड़ा मुकम्मल ही बनाता है। कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, गॉड ऑफ क्रिकेट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो गाने के मामले में बहुत ही छिछोरे हों, ऐसा हो ही नहीं सकता, यू नो। कहीं ना कहीं भगवान हर इंसान को बड़ा मुकम्मल सा बनाता है। ही इज़ अ गिफ्टेड मैन, सो ही sang वेरी वेल, वेरी डिसिप्लिन्ड। अब जब अभी ऑटो ट्यून की बात करते हैं, एक और बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि आप किशोर दा के सभी गानों को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन उसकी खासियत ये है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर है। तो कैसा सोचा आपने कि ये करना चाहिए, और क्यों लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दरकिनार कर ये काम करना चाहिए? सत्या, पहली बात तो मैं आपकी हिंदी से अत्यधिक प्रभावित हूँ। धन्यवाद। आप जितनी प्यारी हैं उतनी अच्छी आपकी हिंदी है, तो अच्छा लगता है बात करके। आज के समय में मुझे दायित्व दिया गया यूनिवर्सल म्यूज़िक इंडिया से कि आप हमारे जो कैटलॉग म्यूज़िक है, जो 70s और अर्ली 80s में किशोर दा ने गाया, उस पे काम करें, और आज के जो मिलेनियल्स और जेनजीज हैं उनको परोसें, कि उन्हें भी बताएं कि ये गॉड ऑफ म्यूज़िक क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इल्म ही नहीं है कि किशोर कुमार क्या है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आई वॉज द चोजन वन टू डू दिस प्रोजेक्ट। तो मैं उनका बहुत ही ग्रैटिट्यूड करता हूँ कि यू नो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द टीम देयर। पर जब मैं गाड़ी में बैठा हामी भर के कि हाँ मैं करूँगा, तो मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन सा हुआ कि क्या मैं ट्रिब्यूट, जो कहते हैं ना, ट्रिब्यूट दीजिए आप किसी सिंगर को जो अब नहीं है। 35 साल पहले, 40 साल पहले, 87 में वो चले गए थे। तो मैंने कहा अब मुझे नए नए सिंगरों को कहना पड़ेगा कि तुम वो किशोर कुमार का गाना गाओ, किशोर कुमार का गाना गाओ, किशोर कुमार जैसे गाओ। मैंने कहा वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत हो चुका है।
आपको ज़माना याद होगा कि 90s में जब 87 में किशोर दा गए, उसके तुरंत बाद शानुदा ने, अभिजीत दादा ने, बाबुल सुप्रियो जी ने बहुत सारे गाने एज ए ट्रिब्यूट किशोर दा के गाए और हूबहू उसी तरीके से गाने का प्रयास किया। मैं उस गली में नहीं जाना चाहता था क्योंकि जैसे लता जी का ट्रिब्यूट अनुराधा पौडवाल जी बहुत करती थी, रफ़ी साहब का ट्रिब्यूट सोनू निगम हो, शब्बीर कुमार हो, मोहम्मद अजीज़ हो, बहुत किया उन्होंने। तो मैं आई डिडंट वांट टू डू दैट। सो मैंने बहुत सोचा कि क्या किया जाए। तो एक सॉफ्टवेयर अब मिलता है विच अलाउज यू टू आइसोलेट वॉइस फ्रॉम अ रिकॉर्डिंग, यानी कि सुनने वालों के लिए मैं आसान बना देता हूँ कि जैसे एक आप कोई भी खाना बनाती हैं ना, कच्ची सब्जियाँ काटती हैं, फिर उसको उबालते हैं, फिर उसमें मसाले वसाले डालते हैं, फिर वो एक बन जाता है, एक सब्जी बन जाती है लुटपुटी सी। अब उसमें से कोई कहे कि उसमें जो एक मसाला था ना उसको आप सेपरेट कर लो, तो संभव नहीं है क्योंकि अब वो मिल चुका है, गर्म हो चुका है, बॉईल हो चुका है, अब सब मिल गया है। जैसे लोग कहते हैं ना पानी में कोई भी चीज़ डालो वो मिल गई है, अब उसको आप कितना भी छान लो वो मिल गई है। तो मिक्सिंग गाने का ऐसे ही होता है कि उसमें मिल जाता है, फिर आप निकाल नहीं सकते। लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर ऐसा आया है जिसमें जो ओरिजिनल वॉइस किशोर कुमार साहब ने जो रिकॉर्डिंग की थी उसको हम बाकी म्यूज़िक से अलग कर सकते हैं। तो मैंने वो फिर अलग करी और फिर मैंने एक नया सोचा, पता नहीं कैसे ये सोच आई कि किशोर दा की वॉइस को रख कर उनके साथ आज की जितनी भी नई सिंगर्स हैं उनसे डुएट किया जाए। तो जैसे किशोर कुमार विथ नीति मोहन, विथ हर्षदीप कौर, किशोर कुमार विथ निकिता गांधी, किशोर कुमार विथ शालमली खोलकड़ेश, किशोर कुमार विथ ज्योति नूरान सिस्टर्स, किशोर कुमार विथ पलक मुचाल, ऐसा करके किया और बड़ा मज़ा आया। और फिर मैंने अमित कुमार साहब जो कि किशोर दा के टॉर्च बेरर हैं, बेटे हैं, फैमिली के बड़े हैं अब वो, तो जब उन्हें ये बताया तो वो भी बड़े खुश हुए क्योंकि उन्होंने कहा ये अलग चीज़ है। तो मैंने उनसे कहा पिताजी अगर आपके होते तो उन्हें आइडिया अच्छा लगता। बोले 100% अच्छा लगता क्योंकि उन्हें भी हर नई चीज़ पसंद आती है। फिर मैं आशा जी के साथ एक बार बैठा था, मैंने कहा आशा जी मैं ये कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। बोले वो किशोर भी बहुत खुश होता कि तुम अलग काम कर रहे हो कुछ, क्योंकि कोई भी जो बड़ा आर्टिस्ट होता है ना, चाहे वो लता जी हों, आशा जी हों, किशोर दा हों, जगजीत सिंह साहब मुझे हमेशा बोलते थे कि हर सिंगर को अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी चाहिए, अपना अस्तित्व मेंटेन करना चाहिए, अपना वजूद रखना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। इंस्पायर होना चाहिए बट कॉपी नहीं करना चाहिए। आप ज़बरदस्ती किशोर कुमार की आवाज़ बना के। तो मैंने भी इस मुहिम में ऑफ ट्रिब्यूट टू किशोर दा की वॉइस को बरकरार रखा है और बाकी जितने सिंगर हैं वो अपनी वॉइस में, अपने स्टाइल में कुछ वो लाइनें गा रहे हैं जो मैंने बना के उनको दी हैं। वंडरफुल। किशोर दा का फेवरेट गाना कौन सा है आपका? 2 लाइनें उसकी भी सुनते हैं। एक्चुअली देखिए किशोर दा के बहुत गाने हैं, एक चुनना तो पर सच मैं में बहुत आपको मुश्किल अभी है। मैंने जो ये मुहिम छेड़ी है, हाँ। एक और बार किशोर कुमार, ये मेरे एल्बम का नाम है। इसका जो पहला गाना है मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें किशोर दा गा रहे हैं और किशोर दा के साथ एक अनहर्ड ऑफ चीज़ है कि एक फोक सिंगर को गवाया मैंने, जिनका नाम है मामे खान जी जो राजस्थान के। जी जी। तो वो मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे, अब मामे खान, तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सांवरे हो पिया सांवरे। किशोर दा। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे। वाह। ये दोनों दुनिया का मेल हो गया। क्या बात है, क्या बात है।
Hence, the point is proved कि आप एक बड़े ही थिंकिंग म्यूजिशियन हैं जो केवल म्यूजिक को और सुरों को नहीं सोचते, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि किस तरह से संगीत के अलग अलग आयामों को एक साथ लेकर आया जा सकता है और कैसे कुछ नया किया जा सकता है ना। आपने बहुत अच्छा पकड़ा। यहीं पर हो सकता है कि मेरा एक MBA मैनेजमेंट बैकग्राउंड, एक कॉस्ट अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड, मेरा एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड हो सकता है यहाँ पर काम आता है कि मैं सिर्फ म्यूज़िक तो करता ही हूँ कि वो सभी करते हैं और हम सभी को करना भी चाहिए, पर बीच बीच में ये सब चीज़ें करना भी अत्यधिक आवश्यक है। आपने हाल ही में ट्रांसजेंडर बैंड बनाया जिसको कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रॉ प्री गोल्डन लायन से भी सम्मानित किया गया, तो उसको कैसे आपने सोचा कि ये करना चाहिए? ये क्या आपको लगा कि ज़रूरत थी ये करने की? एक कौन सा एक संदेश भी था जो आप दुनिया को देना चाहते थे इसके माध्यम से? जी सत्या, मैं आपको एक बात बताऊं कि एंटरटेनमेंट जो है, चाहे वो म्यूज़िक हो, फिल्म हो, जो भी हो, एंटरटेनमेंट एंड म्यूज़िक फ्रॉम टाइम इमेमोरियल has just not been for entertainment, it has also been for education, information. इसीलिए इसको infotainment या edutainment भी कभी कभी कहते हैं। तो as creators of music और as creators of creative content, ये हमारा दायित्व बनता है कि मज़े तो करवाना ही है हमें हमारे आर्ट फॉर्म से, लेकिन मैसेजिंग भी करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। और 2007-8 में जेंडर इक्वालिटी का एक मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट था और पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट। एंड एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी को एडुकेट करें ना तो एक वॉल बन जाता है ना, नोबडी वांट्स टू लर्न, राइट। तो उसको हमने म्यूज़िक में पैकेज किया, तो एक गाना बनाया जो कि गुरु ग्रंथ साहिब की लेखनी से प्रेरित है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे, सब रब दे बंदे, वी आर ऑल इक्वल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, इट्स इज गॉड सेंट काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म एंड वी आर ऑल द सेम। तो ये जब मैंने सोचा तो मुझे कुछ ब्रांड्स, कुछ कंपनीज ने बहुत सपोर्ट किया और हमने 6 ऐसे ट्रांसजेंडर्स जो कि यूजुअली उनका प्रोफेशन होता था फ्लैश ट्रेडिंग, उन्हें हमने कहा कि आप ये सब छोड़िए, आप गाने गाइए, हम एक स्पाइस गर्ल्स जैसा बैंड बनाएंगे आपके साथ। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री बिकॉज ग्लोबली वी गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन फॉर इट। यहाँ पर भी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। और फिर जहाँ भी मैं कॉलेजेस में मुझे बुलाया जाता था, मुझे सब कहते थे कि बाकी सब म्यूज़िक एक तरफ, ये एक तरफ, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट समवन कुड हैव डन टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ जेंडर इक्वालिटी वाया समथिंग एज ब्यूटिफुल एज दिस। बहुत सारी बातें करनी है आपसे लेकिन समय कम है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपको जानने के लिए हम ऐसा कुछ करें कि 1 मिनट में फटाफट सवाल हों और फटाफट उनके जवाब हों, ताकि हम आपको और भी अच्छी तरह से जान पाएं। चलिए प्रयास करते हैं इस चीज़ का। चलिए, व्हाट इज म्यूजिक टू यू इन 1 लाइन? म्यूजिक फॉर मी इज नॉट लाइफ। All musicians say कि music is life for me and music is everything. I can't do anything without music. नहीं, एक मैस्लो का ट्रायंगल होता था जो मेरे MBA में पढ़ाया जाता था। पहले रोटी कपड़ा मकान होता है, रिश्ते होते हैं, लोग होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं जो कि जीने के लिए आवश्यक है, और फिर म्यूज़िक सबसे पहले आता है। पर ये सब चीज़ों के बाद सो ये अत्यधिक आवश्यक है कि पीपल वर्क टूवर्ड्स एंश्योरिंग कि रोटी कपड़ा मकान हो, आपका परिवार हो, उसमें सब खुश हों, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये मेरा मानना है, वो पूरी की जाएं। और फिर म्यूजिक इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बट गेट योर बेसिक्स इन प्लेस फर्स्ट। भूखे पेट भजन न होए गोपाल। बिल्कुल, आई विल यूज दिस। अच्छा, आपके अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? देखिए, ये बहुत ही इनकरेक्ट होगा टू टेक वन नेम, बट मुझे लगता है कि मदन मोहन साहब मुझे बहुत पसंद हैं। जगजीत सिंह एज अ कंपोज़र, सिंगर तो भगवान है ही वो, बट एज अ कंपोज़र उनकी कॉम्पोजिशंस मुझे बहुत पसंद हैं। कल्याण जी आनंद जी मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड हैं,
और बहुत लोग फैशनेबल नहीं समझते, कहते हैं आर डी बर्मन ऑफ कोर्स वाज मच बियॉन्ड दिस टाइम, बट मुझे लगता है कल्याण जी हो, लक्ष्मीनाथ प्यारेलाल हो, उनके ऐसे चीज़ें हैं जो लोग आज भी सुनते हैं, और जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उसी को रीमेक करके चीज़ें करते हैं, सुनते हैं आज भी. सो आई सैल्यूट ऑल दीज म्यूजिक डायरेक्टर्स who have given us so much. जब आप म्यूजिक के बारे में नहीं सोचते हैं तब आप क्या करते हैं? डू यू लाइक रीडिंग, पेंटिंग या कुछ और? जस्ट वॉचिंग मूवीज? क्या करते हैं? आई एम एन एविड वॉकर एक्चुअली. मैं बहुत वॉक करता हूँ. मैं तन्हाइयों में आई जस्ट लाइक टू गो एंड वॉक अलोन. सो आई जस्ट गो रैंडमली एनीवेयर and I start walking for a couple of hours also. We have a lot of things in common. Yes. Vegetarianism, one. Yes. Two, walking. I too just love walking. मैं Yes. कहीं किसी शहर में जाती हूँ बस चलना शुरू कर देती Same हूँ here. बिना कुछ सोचे कहाँ Randomly. जाना है. Correct. मैं कभी कभी सोचता हूँ अब मैं यहाँ से आ तो गया हूँ, मुझे वापस उतना ही जाना है. Thanks Google Maps. Thanks Google आजकल Maps. चीजें Yes. आसान हो गई हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद? देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मैं तो इनफैक्ट I enjoy very basic things which people laugh about, and I'm happy that they laugh. But I'm into Lauki Turai. You know, I'm into as basic as that. I love लौकी तुरई. पता नहीं लोगों को क्यों लोगों अच्छा को नहीं क्यों लगता. प्रॉब्लम होती है, तो सब कहते हैं, oh, if you're vegetarian, there has to be paneer and No, it's chole. not paneer for me. Yeah, so I said I'm a Lauki Turai person, and I'm happy to be one. अच्छा, अगर इसी बात के लिए कोई गाना गाना हो तो कौन सा गाएंगे? खाने से रिलेटेड कोई गाना जो आपको इस वक्त याद आ रहा हो, कुछ है ऐसा? मैंने खुद एक गाना बनाया था. वाह, एक- म्यूजिक डायरेक्टर के लिए मुश्किल सवाल नहीं है. एक फिल्म के लिए मिस्टर वाइट मिस्टर ब्लैक ऐसा कुछ नाम था. उसमें मैंने बहुत सालों बाद पहली बार दलेर पाजी और मीका को साथ में गवाया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक साथ में नहीं किया था, और उसमें आशा जी भी थी उस गाने में. तो वो बड़ा मज़ेदार लिरिक्स मैंने ही लिखे थे कुछ, कि तू मक्के दी रोटी मेरी, मैं सरसों दा साग तेरा, मक्खन तो मिला दे जरा हाय. तू मक्के दी रोटी मेरी, मैं सरसों दा साग तेरा, मक्खन तो मिला दे जरा हाय. बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो खाए, बोलो खाए. क्या बात है. मैंने सोचा था कि बहुत मुश्किल सवाल होने वाला, लेकिन आपके जवाब मुझे भी में मजा. अचानक से याद आ गया. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, अगर आपको 3 चॉइसेस दिए जाएं, क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड का म्यूजिक और कोई एक लाइट क्लासिकल फॉर्म जैसे ठुमरी, तो आप किसको चुनेंगे Bollywood अपने music. अगले गाने के लिए? Bollywood music. No, because there is nothing wrong in it, and I don't want to be politically right, or try to look very intellectual by saying Shastriya Sangeet and all of that, or Thumri and Dadra, and Bollywood music, Hindi film music, एक ऐसा म्यूजिक है जिसने हमारे देश को जोड़ के रखा है, एकाग्र करके रखा है. There is no religion. True. It's a very inclusive thing. It's a very powerful tool. आप सिनेमा हॉल में जाइए, आपको हर वर्ग के, हर जाति के लोग दिखते हैं, साथ में पॉपकॉर्न खा के पिक्चर देख रहे हैं. गाने रफ़ी साहब के हों, किशोरदा के हों, लता बाई के हों, मुकेश जी के हों, people are enjoying. So I think this is binding us. वो एक धागा है जो हम सबको पिरोता है साथ में, irrespective of आप किस प्रांत के हो या क्या हो. So I would choose film music, light music. वाओ. Yeah. तो जो आपकी किटी है उसमें एक स्नीक पीक करके देख सकते हैं कि आने वाला क्या है, कुछ भी जो आप सुना सकें. मैंने अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना किया है, जो स्वानंद किरकिरे ने लिखा है, मेरे अजीज मित्र हैं, और उसको मैंने रिसाइट करवाया है बहुत ही प्रोलिफिक आर्टिस्ट पीयूष मिश्रा साहब से, और कुछ नए सिंगरों ने गाया है. दिल बहलाने का खेल नहीं ये, दिल बहलाने का खेल नहीं ये, बन के रगों में लहू ये बहती है. कला अपने भीतर ही रहती है, कला
अपने भीतर ही रहती है कला, अपने भीतर ही रहती है। वाह, क्या कला बात हम है। सब के भीतर है। ये ज़रूरी नहीं हो कि आप संगीतकार हो, गीतकार हो, गायक हो। हर इंसान के अंदर एक कला है। जो खाना बना रहा है वो अपनी कला से खाना बना रहा है ना। जो कार ड्राइव कर रहा है वो अपनी कला से कार ड्राइव करता है। सो जब भी आप बहुत खुश हों, बहुत दुखी हों, या कोई भी इमोशन प्रोसेस कर रहे हों, ईच इंडिविजुअल नोइंगली और अननोइंगली कला के माध्यम से अपने इमोशन को प्रोसेस करता है। तो कला अपने भीतर ही रहती है। यू डोंट हैव टू लुक आउटसाइड फॉर टैलेंट। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज टैलेंटेड। इस गाने से हम सबको ये कहना चाह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा शमीर जी आपसे बात करके। मन तो कर रहा है कि ये बातों का सिलसिला जो है ना वो चलता ही रहे, हम लोग यूं ही गाते रहें, सुनते रहें आपको। बहुत अच्छा लगा कि आप फिल्मी कीड़ा पर हमारे साथ जुड़े। दिल से धन्यवाद आपका। एंड दिल से धन्यवाद सत्या। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन फिल्मी कीड़ा। इट वाज लवली टू सी यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।